नमस्कार, स्वागत है आपका फिवाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास। बाल विकास में अपनों ने जो टॉपिक किए थे, लगभग अपनी तीसरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो अधिगम बड़ा टॉपिक रह जाता है। अगर अपन देखें पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स बचते हैं उनमें मापन, मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान है जो अपने मेथड्स में आ रहे हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें तो अधिगम और अधिनियम 2009, ये महत्वपूर्ण टॉपिक बच जाते हैं। तो यहाँ पर अपन आज की क्लास में अधिगम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। डरिए मत, अधिगम पूरा का पूरा आपके सिलेबस में नहीं है। अधिगम में अधिगम है, अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक है और उनमें सिद्धांत भी है तो वो थोड़े से हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत है, निर्मितवाद है, संज्ञानवाद है। तो इस प्रकार से कुछ सिद्धांत हैं। इसके अलावा कठिनाइयां अधिगम की आ जाती है। तो सारा का सारा पैटर्न जो है वो लिया गया है थिंकिंग लेवल का। तो सामान्यतः जो अधिगम के सिद्धांत महत्वपूर्ण माने गए हैं उनको आपके सिलेबस में दिया गया है। शुरू करते हैं अपन टॉपिक को। तो अधिगम कहते किसे हैं? शाब्दिक अर्थ की यदि अपन बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। जिसे अंग्रेजी में अपन लर्निंग कह सकते हैं। तो लर्निंग ही क्या है? अधिगम है। इसको यदि अपन परिभाषित करें शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में तो अपन यूं कह सकते हैं कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है। तो व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। देखिए, अधिगम के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। अलग अलग प्रकार से अधिगम को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनमें यदि अपन बात करें हिलगार्ड नामक एक मनोवैज्ञानिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपनी पुस्तक दी थी थ्योरीज ऑफ लर्निंग। हिलगार्ड, इन्होंने अपनी पुस्तक थी थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम की थ्योरी, अधिगम के सिद्धांत। तो उसमें इन्होंने क्या किया, कहा था कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्य की शुरुआत होती है या क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अपन कह सकते हैं कि अधिगम जो है वो वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक सीखना प्रारंभ कर देता है, यानी कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो हिलगार्ड के अनुसार अधिगम वह प्रक्रिया है जिससे क्रिया की शुरुआत होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को यहाँ पर देखेंगे। तो विभिन्न विद्वानों ने इस संबंध में कौन कौन सी परिभाषाएं देखी हैं? तो यहां पर अपन देख रहे हैं परिभाषाएं। तो विभिन्न परिभाषाओं में सबसे पहले अपन देखते हैं हिलगार्ड की ही परिभाषा, क्योंकि इनकी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। नई परिस्थितियां हैं, उसमें यदि अपन अपने आप को अनुकूलित करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपन अपने ज्ञान के आधार पर अनुकूलित करते हैं और वहां पर उस परिस्थिति में अपन कुछ विशेष सीखते भी हैं। तो सीखते हैं तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया आ जाती है? अधिगम की प्रक्रिया आ जाती है। तो ये हिलगार्ड की परिभाषा थी। उसके बाद अगर अपन बात करें तो वुडवर्थ की परिभाषा,
वुडवर्थ ने इस संबंध में क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है। वैसे देखें तो छोटी सी परिभाषा, छोटी सी बात इन्होंने इतनी सी कही है कि अधिगम जो है वो विकास की एक प्रक्रिया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो अनुभव है, हमारे अनुभवों में वृद्धि ही क्या है? अधिगम है। तो ये चीज भी यहाँ पर महत्वपूर्ण, दो कोटेशन मिलती है वुडवर्थ की। एक तो अधिगम विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि जब अपन सीखना शुरू कर देते हैं तब अपना विकास हो जाता है, और उसके साथ साथ हमारे अनुभवों में वृद्धि होती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले विद्वान की। बात करते हैं अगले विद्वान की परिभाषा की, अगले मनोवैज्ञानिक की परिभाषा की। तो अगले मनोवैज्ञानिक के रूप में अपन देखते हैं क्रो के अनुसार। तो क्रो ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। बहुत ही महत्वपूर्ण। हम जब आदतें अर्जित करना शुरू कर देते हैं, हम जब ज्ञान अर्जित करना शुरू कर देते हैं, जब हम अपनी अभिवृत्तियों यानी एटीट्यूड को विकसित करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर हम क्या शुरू कर लेते हैं? अपने अधिगम शुरू कर लेते हैं। देखिए, उसके बाद अपन परिभाषा देखते हैं गेट्स व अन्य के अनुसार। जिस प्रकार से क्रो दोनों साथ आते हैं, उसी प्रकार से गेट्स और अन्य ये दोनों भी साथ आते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कही है ये बात? गेट्स व अन्य ने कही है। इन्होंने कहा है कि देखिए, होना क्या चाहिए? व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार को अपन सम्मानित कब करते हैं? जब अपने को कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब अपन सोचते हैं कि अच्छा, ये इस प्रकार की परिस्थितियां थी, अर्थात वहां पर अपन सीख रहे होते हैं। तो वहीं पर क्या हो जाता है? अधिगम। चाहे वो प्रशिक्षण के माध्यम से हो, चाहे हम अपने अनुभवों के माध्यम से करें। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक की परिभाषा की। मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको करवाई जा रही है। अधिगम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है मनोविज्ञान का, तो इसलिए आप यहाँ पर इन परिभाषाओं को सबको किसी न किसी तरीके से जोड़कर याद कर लेंगे। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने अधिगम के संबंध में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि देखिए, जो उन्नति की प्रक्रिया जो है, ज्ञान के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया जो है, वही अब स्किनर है वो एक उत्कृष्ट कोटि के व्यक्ति माने जाते हैं। तो इसलिए अपन यहाँ पर कह सकते हैं व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। ये बात किसने कही? अभी स्किनर महोदय के द्वारा ये बातें कही गई है। इन्होंने एक कोटेशन और भी कही है। इन्होंने क्या कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर
सामंजस्य की प्रक्रिया, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो स्किनर की परिभाषा होगी, स्किनर ने कहा है कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया, और इसके साथ साथ इन्होंने यूं कहा है कि उत्तरोत्तर सामंजस्य की स्थिति। याद रखिए, सामंजस्य अपन तभी बैठा पाएंगे जब अपन निरंतर सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं गिलफोर्ड की परिभाषा की। तो गिलफोर्ड ने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है और महत्वपूर्ण परिभाषा भी मानी जाती है। उन्होंने किस प्रकार से अधिगम को परिभाषित किया है? तो व्यवहार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब अपन सीखते हैं तो किसी न किसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो वहां पर जो भी परिवर्तन आता है वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। उसके बाद अगर अपन बात करें अगली परिभाषा की, तो अपन देखते हैं कॉल्विन। कॉल्विन ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। आपने कॉल किया तो पहले जो व्यवहार था उसमें परिवर्तन हो गया, तो ये क्या कॉल्विन की परिभाषा होगी। ठीक है, गिलफोर्ड, आप फोल्ड कर रहे हो तो एक ही कपड़े को तह करते जाते हो, तो व्यवहार के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन की किसने परिभाषा दी है? फोल्ड ने दी है, गिलफोर्ड ने दी है। तो दोनों विद्वानों की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी परिभाषा की? थॉर्नडाइक की परिभाषा की। तो थॉर्नडाइक भी अधिगम में एक सिद्धांत देते हैं, उनका सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उस प्रकार से उनकी परिभाषा भी अलग सी है और महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि उपयुक्त अनुक्रिया के चयन एवं उत्तेजना से उसे जोड़ने को ही अधिगम कहा जा सकता है। थॉर्नडाइक की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, यदि अपन बात करें तो उन्होंने उपयुक्त अनुक्रिया, यानी बालक शुरू में हो सकता है कि गलत अनुक्रिया करे, परंतु जब वो सही अनुक्रिया करता है तो वह उत्साहित हो जाता है। तो सही अनुक्रिया करेगा और फिर वह उत्साहित महसूस करेगा। तो उन दोनों ही परिस्थितियों में वह क्या करता है? वह कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्ति करता है, यानी सीखता है। उसके बाद यदि अपन बात करें पावलोव की, तो पावलोव ने इस संबंध में क्या परिभाषा दी है? इसके संबंध में यदि देखें तो अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप, अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ही था पावलोव का। थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत माना जाता है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत माना जाता है।
तो इन्होंने कहा है कि अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारी आदतें का निर्माण ही अधिगम है। तो ये थॉर्नडाइक का कथन हो गया कि उचित अनुक्रिया का चयन करें और उसके बाद उसे उत्तेजना से जोड़ दें, और पावलोव का भी कथन हो गया। तो यहाँ पर सभी की सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को अपनों ने देख लिया है। आप किसी न किसी तरीके से, जैसे मैंने कॉल्विन की परिभाषा को जोड़ा, उसी प्रकार से आप देख लीजिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, तो इसमें अनुक्रिया शब्द आया है, और अनुक्रिया के साथ भी उपयुक्त अनुक्रिया और उसके बाद उत्तेजना आया है। तो इस प्रकार से उनके सिद्धांत से जोड़कर आप इस परिभाषा को याद रख सकते हैं। पावलोव के संबंध में पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, तो उस शब्द से आप जोड़कर इनकी परिभाषा को भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से कॉल्विन की परिभाषा उस प्रकार से याद हो जाएगी, गिलफोर्ड की याद हो जाएगी, पावलोव की याद हो जाएगी, थॉर्नडाइक की याद हो जाएगी, हिलगार्ड ने नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य को अधिगम कहा है। उसके बाद एक दो परिभाषाएं बचती है जिनको भी आप किसी न किसी तरीके से जोड़कर याद रख लीजिए, रट्टा लगाने से कोई परिभाषा याद नहीं रहेगी। तो इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन सीधे के सीधे बढ़ते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अपन यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं पढ़ने वाले, सीधे के सीधे अपन पढ़ेंगे अपने सिलेबस को। तो सिलेबस में यदि अपन बात करें तो अधिगम टॉपिक में पहले संकल्पना आती है, यानी अधिगम को अपने को समझना है। अपने को अधिगम समझ में आ गया है कि भाई हमारे सीखने को ही, और सीखने से जब हमारा व्यवहार परिवर्तित, हमारे सीखने को ही अधिगम कहते हैं। और पता कैसे चलेगा कि अपन सीख रहे हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो वो पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अधिगम कहलाएगी। तुरंत बाद अधिगम के संबंध में टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो उन्हीं पर अपन चलते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, तो यहां पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उनमें यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे, देखिए, व्यक्तिगत और अन्य व्यक्तिगत कारकों की। दो भागों में बांटकर इन कारकों को पढ़ा जाता है, व्यक्तिगत कारक और अन्य व्यक्तिगत कारक। परंतु अपन यहाँ पर सामान्य तौर पर सीधे के सीधे इनको लेकर चलते हैं, सीधे के सीधे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को लेकर जाते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो है अभिप्रेरणा। याद रखिए, अभिप्रेरित व्यक्ति जितना अच्छे से सीख पाता है, जितना जोश व जुनून के साथ चीजों को ग्रहण कर पाता है, शायद ही अन्य कोई ग्रहण करे। क्यों? क्योंकि अभिप्रेरणा को स्किनर महोदय ने अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा है। यदि आपको अधिगम तक पहुंचना है तो आप जिस राजमार्ग पर चलेंगे वो कौन सा राजमार्ग होगा? अभिप्रेरणा होगा। और अभिप्रेरणा रूपी राजमार्ग पर चलते हुए आप अपने गंतव्य तक यानी अधिगम तक पहुंचेंगे, आप आसानी से चीजों को सीखेंगे। यहाँ पर यदि अपन बात करूं तो यहाँ पर यहाँ तक कहा जाता है कि देखिए, अभिप्रेरित जो व्यवहार होता है, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा में व्यक्ति किसी दूसरे को देखकर अपने आप को प्रेरित करता है सीखने के लिए, और बाह्य अभिप्रेरणा में व्यक्ति को मोटिवेट किया जाता है कि तुम काबिल हो, तुम सीखने लायक हो, तो तुम्हें सीखना चाहिए। दूसरे की यदि अपन बात करें तो इच्छा शक्ति, अधिगम को प्रभावित करने वाला दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो इच्छा शक्ति। हमारी इच्छा शक्ति यदि मर चुकी है तो कोई भी किसी भी प्रकार का मोटिवेशन हमें उठा नहीं सकता। हमें अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखना है, और यदि इच्छा शक्ति है तो हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, हमें दर्द महसूस नहीं होगा।
हम सीधे के सीधे अपने रास्ते पर स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। इच्छा शक्ति हमारी एक ऐसी आंतरिक पावर होती है जो हमें लक्ष्य प्राप्ति हेतु हमेशा उत्प्रेरित करती रहती है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक होता है अधिगम को प्रभावित करने वाला, वो होता है इच्छा शक्ति। उसके बाद अगर अपन बात करें तो अरस्तु महोदय ने इसके संबंध में एक बताया था कारक, वो था शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। तो यदि आप शरीर और मन से दोनों रूपों में स्वस्थ हो तब आप अधिगम कर पाएंगे, अन्यथा आपका मस्तिष्क एकाग्रचित नहीं हो पाएगा, आपके मस्तिष्क में वही चीजें चलती रहेगी। तो ये चीज भी यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक है अधिगम को प्रभावित करने में। उसके बाद है महत्वपूर्ण कारक परिपक्वता, और परिपक्वता का सिद्धांत भी अपन देख चुके हैं बाल विकास के अंतर्गत। तो आप याद रखिए परिपक्वता बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है अधिगम के लिए। आप 5वीं कक्षा के योग्य 5वीं कक्षा में के अनुसार जिस बालक का मस्तिष्क परिपक्व हुआ है उसको आप यदि 10वीं क्लास का पैटर्न पढ़ाना चाहेंगे तो वह नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए परिपक्वता स्तर अत्यंत आवश्यक है बालक के सीखने के लिए। यदि वह 20 साल का हो जाता है तो वह ग्रेजुएशन लेवल को पार करने की परिपक्वता रखता है, तो वहीं पर वह इस चीज़ को प्राप्त कर पाएगा, उससे पहले ये बिल्कुल नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए आप जब भी किसी बालक को सिखाना चाह रहे हैं तो उसके परिपक्वता स्तर को ध्यान में रखिए। अपने को छोटे से बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालना है जिससे उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाए, उसके मानसिक विकास को अपने को और अधिक बढ़ाना है। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद यदि अपन बात करें अगले कारकों की, प्रभावित करने वाले अगले कारकों की, अभिप्रेरणा, इच्छा शक्ति, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, और उसके बाद कौन सा कारक माना था? परिपक्वता। 5वीं कारक की बात करें तो स्मृति, याददाश्त अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। किसी का स्मृति लेवल, याद रखने का जो लेवल है वो बहुत ही उत्कृष्ट होता है, तो वो बालक बहुत जल्दी सीखते हैं। तो तीव्र स्मृति, तीव्र अधिगम में सक्षम बनाती है, ये चीज यहां पर अपन कह सकते हैं। तो तीव्र स्मृति तीव्र अधिगम हेतु प्रेरित करती है या सक्षम बनाती है। उसके बाद यदि अपन बात करें रुचि की, एक प्रतिभाशाली बालक को बिना रुचि का विषय दे दीजिए, वो वहां पर अधिगम नहीं कर पाएगा। तो जो रुचियां हैं वो रुचियां गति को प्रभावित करती हैं, कार्य को प्रभावित करती है। बात करते हैं महत्वाकांक्षा की। तो महत्वाकांक्षा को मैं इच्छा शक्ति के साथ जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि किसी की इच्छा शक्ति यदि दृढ़ है तो उसे कोई भी चीज अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु रोक नहीं सकती। आप भी नेक्स्ट एग्जाम आ रही है आगामी 26 तारीख को रीट की, तो अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाइए कि मैं ये एग्जाम फाइट करके ही रहूंगा या रहूंगी। तो इसलिए महत्वाकांक्षा वो होती है कि अधिक से अधिक पाने की इच्छा, उसे ही अपन क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षा। और महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी भी आलसी नहीं होता, वो कभी भी संतुष्टि करके बैठ नहीं पाता। तो महत्वाकांक्षा भी अपने को अधिगम करने हेतु प्रेरित करती है, अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। उसके साथ साथ भोजन व औषधियां, ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। यदि कोई बालक कुपोषण का शिकार रह जाता है तो उसका शारीरिक व मानसिक विकास ही पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। यानी अपन जब
आयु के संबंध में परिपक्वता लेते हैं तो अपन शारीरिक व मानसिक संदर्भ में भी परिपक्वता स्तर को ले सकते हैं। तो जो बालक शारीरिक व मानसिक स्तर पर परिपक्व ही नहीं है तो वो किस प्रकार से अधिगम कर पाएगा। तो उसके लिए आवश्यक है कि बच्चे को अच्छे अच्छे विटामिन्स जो है वो दिए जाए, अच्छा भोजन करवाया जाए, उसके लिए पर्याप्त औषधियों की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें अगले कारक की तो संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण भी इस संबंध में महत्वपूर्ण कारक होता है। संवेदना का मतलब होता है बालक के संवेग। यदि बालक संवेगात्मक रूप में स्थिर है और अपने ज्ञान को, अपने लक्ष्य का प्रत्यक्षीकरण चाहता है तो वो अवश्य कुछ न कुछ सीखेगा। अगर संवेगात्मक रूप से आप अस्थिर हो तो जैसे ही आप रीट की तैयारी करना बैठे उसी समय आपको किसी ने प्रभावित किया कि रीट की तैयारी क्यों कर रहा है, कॉलेज लेक्चरर की कर। अब आपने कॉलेज लेक्चरर की शुरू की, उसके बाद कोई ऐसा पावरफुल इच्छा शक्ति वाला और संवेदनात्मक रूप से स्थिर व्यक्तित्व आया जिसने आपके मस्तिष्क को फिर से परिवर्तित कर दिया कि तुम रीट की तैयारी करो। तो इसलिए आप एक बार रीट की तरफ भाग रहे हैं, एक बार कॉलेज लेक्चरर की तरफ भाग रहे हैं, तो कहते हैं ना, दो घोड़ों पर सवार कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता, गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। तो उसी प्रकार से संवेदनात्मक रूप से स्थिर होना व प्रत्यक्षीकरण भी अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है वो माने जा सकते हैं। इसके साथ यदि अपन बात करें तो देखिए, हम यहाँ पर ध्यान या अवधान को शामिल कर सकते हैं। किसी किसी बच्चे में एकाग्र शक्ति इतनी तीव्र होती है कि उसको जो जिस समय बता दिया जाए उसे वो हमेशा याद रहता है। तो क्यों याद रहता है? क्योंकि उसकी एकाग्रता शक्ति अच्छी होती है, उसमें ध्यान की पावर बहुत अच्छी होती है। तो वो ध्यान से उन चीजों को ग्रहण करता है जो हमेशा उसके मस्तिष्क में छूट जाती है। तो ये अधिगम को प्रभावित करता है। उसके बाद थकान भी अधिगम को प्रभावित करती है और इसीलिए विद्यालयों में इस प्रकार की समय सारणी तैयार की जाती है जिससे बालक है वो ऊर्जावान रहे। जैसे कठिन विषय जब वो सुबह सुबह आते हैं तो फ्रेश माइंड होते हैं, तब पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनको आसान विषयों की तरफ ले जाया जाता है। तो क्योंकि बाद में वो थक जाते हैं। तो थकान के समय यदि आप कठिन विषय का अध्ययन उसे करवा रहे हो तो वो वहां पर अधिगम नहीं कर पाएगा। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण कारक है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन कुछ और महत्वपूर्ण कारकों की बात करते हैं। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में एक लक्ष्य भी होता है, निश्चित लक्ष्य। सामान्यतः इसी में मैंने आपको बताया था कि भी व्यक्तिगत जो कारक है उनमें यदि अपन देखें तो एक व्यक्ति जो है वो निश्चित उद्देश्य रखता है तो वो हमेशा उसकी तरफ नजर गड़ाए रहता है। तो उसको पता होता है कि उसे कहाँ जाना है, किस प्रकार से चलना है, तो वो उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहेगा। तो निश्चित तौर पर वह आगे बढ़ेगा। परंतु यदि लक्ष्य निश्चित नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि वह कहाँ जा रहा है, किस प्रकार से उसे जाना है, तो वहां पर उस बालक को किसी न किसी प्रकार की समस्या आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्तिगत कारक थे उन सभी को लिया। अब इन कारकों में अपन उन चीजों को लेते हैं कि भाई कुछ शिक्षक से संबंधित बातें होती है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है, वातावरण से संबंधित, यानी अलग अलग कारक होते हैं जो भी अधिगम को प्रभावित करते हैं या बालक के अधिगम में किसी न किसी प्रकार का हस्तक्षेप इनका रहता है। देखिए, पहले की अपन बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शिक्षक संबंधी कारक। अब शिक्षक संबंधी कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात यदि अपन करें तो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, मैंने कुछ शिक्षक ऐसे देखे हैं
जो कक्षा में पढ़ाने जाते हैं और सफल नहीं हो पाते, जबकि बच्चों का वह विषय होता है, विषय होते हुए भी वो उसको ग्रहण नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते। और कुछ शिक्षक ऐसे देखे हैं जो कहते हैं ना कि कभी कभार शिक्षकों की कमी के कारण दूसरे शिक्षक को किसी भी क्लास में भेज दिया जाता है, और वो शिक्षक उन बच्चों का विषय क्षेत्र नहीं होने पर भी उनको इस प्रकार से विषय वस्तु से जोड़ लेता है कि वो बच्चे उस चीज को पढ़ते भी हैं और सीख भी लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भाई विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है वो शिक्षक किस प्रकार से करता है, वहां पर ही विद्यार्थी का अधिगम तय हो जाता है, या बालक का अधिगम है वो वहां पर प्रभावित होता है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण के साथ साथ शिक्षक में या शिक्षक की विषय वस्तु में निपुणता होनी भी आवश्यक है, उसका विषय वस्तु पर अधिकार होना भी आवश्यक है। यदि बालक के समक्ष शिक्षक की किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी आ जाए, उसे विषय वस्तु का पूरा ज्ञान नहीं हो, और पूरा ज्ञान नहीं हो ये तो हो सकता है कि कभी कभार इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं, परंतु उसके बाद शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार के से रहता है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। तो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण और विषय वस्तु के ऊपर शिक्षक का अधिकार, ये दोनों ही चीजें जो है वो शिक्षक संबंधी कारकों में शामिल की जाती है। इसके साथ साथ यदि अपन और देखें तो शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की जो पर्सनैलिटी है, शिक्षक का व्यक्तित्व वो भी प्रभावित करता है। इसके साथ साथ शिक्षक का व्यवहार भी प्रभावित करता है विद्यार्थी के अधिगम क्षेत्र को। उसके बाद यदि अपन बात करें तो शिक्षक की जो शिक्षण विधि है या फिर उसका जो पढ़ाने का कौशल है वो भी इन चीजों को प्रभावित करेगी। और अंतिम रूप से अपन कह सकते हैं कि शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से शिक्षक संबंधी कारकों में अनेक कारकों को अपन ले सकते हैं, जिनमें विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण आता है, विषय वस्तु की निपुणता या अधिकार आता है, शिक्षक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार आता है, शिक्षण विधि, कौशल, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी चीजें ऐसी है जो शिक्षक से संबंधित है परंतु बालकों के अधिगम को प्रभावित करती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं कार्य संबंधी कारकों की या फिर विषय वस्तु संबंधी कारकों की। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में कार्य संबंधी कारक, इसमें अपन किसको ले रहे हैं, विषय वस्तु को ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो कार्य की लंबाई कितनी है, कार्य या विषय वस्तु की लंबाई कितनी है। देखिए अनावश्यक जो लंबाई होती है विषय वस्तु की लंबाई, अनावश्यक जो लंबाई होती है वो भी इसको प्रभावित करती है, विषय वस्तु बालक के अधिगम को प्रभावित करती है, क्योंकि बालक है वो थोड़ी देर तक तो ऊर्जावान रहता है। उसके बाद हाँ, यदि शिक्षक की शिक्षण विधि बहुत अच्छी होती है तो वह बीच बीच में उनको मोटिवेट करे या किसी भी प्रकार से उनकी ऊर्जा को बनाए रखे, वो अलग बात है। परंतु अगर अनावश्यक लंबाई है तो वहां पर कहीं ना कहीं बालकों में आलसीपन आ जाता है, विषय वस्तु के प्रति नीरसता आ जाती है। साथ ही साथ जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु या जो कार्य है उसकी उपयोगिता भी अधिगम को प्रभावित करती है। सामान्यतः बच्चा वही चीज ग्रहण करना चाहेगा जो उसके काम की है, उसके लिए उपयोगी है। इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं कि विषय वस्तु जो है उसकी उपयोगिता तो रहती है, रोचकता भी होनी चाहिए। अगर विषय वस्तु रोचक है
तो बालक अनुपयोगी चीजों को भी पढ़ जाते हैं, उनके साथ भी जुड़ जाते हैं। तो इसलिए विषय वस्तु की उपयोगिता, विषय वस्तु की लंबाई, रोचकता और इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं कि विषय वस्तु या कार्य की समानता, कार्य की समानता और कार्य की कठिनाई, कार्य की कठिनाई ये भी महत्वपूर्ण रहती है। अत्यधिक क्लिष्ट है, बालक की परिपक्वता स्तर से ऊपर है तो बालक उसमें रुचि नहीं लेगा, तो वहां पर अधिगम होगा नहीं, ये प्रभावित हो जाएगा। और कार्य की समानता का मतलब है कि आप दो चीजों को समान रूप से जोड़कर यदि विषय वस्तु का अध्ययन बालकों को करवा रहे हो तो बालक उसमें रुचि लेगा। साथ साथ यदि आप एक ही एक चीज बार बार बताते जा रहे हो तो बालक उसमें रुचि नहीं लेगा, उसका अधिगम प्रभावित होगा। तो ये भी प्रमुख रूप से कार्य या विषय वस्तु के प्रभावित करने वाले कारक थे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए आगे जो अपन प्रभावित करने वाले कारक ले रहे हैं वो कारक अपन ले रहे हैं वातावरण संबंधी कारक, वातावरणीय कारक। तो वातावरणीय कारकों में अनेक कारक हो सकते हैं, जैसे भौतिक कारक होता है। कहते हैं मनोविज्ञान ऐसे कहता है कि यदि बालक को आप चाहते हैं वांछित परिवर्तन, वांछित व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं या बालक वांछित अधिगम करे, वांछित का मतलब होता है कि जो आप चाहते हो, जितना आप चाहते हो कि बच्चा इतना तो कम से कम ग्रहण करे, वो आप ग्रहण करवाना चाहते हो तो उसको भौतिक वातावरण दो, अच्छा वातावरण दो। मतलब गर्मी यदि है तो उसको उसके लिए एसी की व्यवस्था करवाओ, यदि सर्दी है तो उसके लिए हीटर की व्यवस्था करवाओ। उसे वातावरण यानी भौतिक वातावरण उसे कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रभावित न करे या फिर भौतिक वातावरण उसके अधिगम में बाधा उत्पन्न न करे, इस प्रकार की व्यवस्था आप करवा सकते हो। उसके बाद यदि अपन बात करें तो सामाजिक वातावरण, सामाजिक कारक वो भी प्रभावित करते हैं। सामाजिक में अपना घर है, अपना परिवार है, अपना समाज है, इन सब का वातावरण यदि संतुष्ट है, शांत है तो बालक अच्छा अधिगम करेगा। यदि इस प्रकार की अव्यवस्था है तो यहाँ पर बालक अधिगम नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ वातावरण में सांस्कृतिक वातावरण भी आता है, सांस्कृतिक वातावरण भी आता है। तो बालक जो है वो रीति रिवाज, समाज के जो रीति रिवाज होते हैं, कहीं कहीं होता है ना कि अनावश्यक रीति रिवाजों में समाज बहता चला जाता है, तो वहां पर भी बालक का अधिगम प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से वातावरणीय जो कारक थे वो भी प्रभावित करते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए अगला अगर अपन देखें तो है विधि संबंधी कारक। विधि संबंधी कारक, अब विधि कौन सी भाई? शिक्षण विधि। कहीं पर करके सीखने पर बल दिया जाता है, कहीं पर रट्टा लगवाने पर बल दिया जाता है। कुछ विद्यालय ऐसे भी होते हैं जहां पर बालकों को ज्यादा से ज्यादा रट्टा लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्यों प्रेरित किया जाता है? ताकि बालक है वो विषय वस्तु को ग्रहण करते हुए और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आए और उस स्कूल की मेरिट जाए। उसके साथ साथ इसमें ही सीखने का समय भी आता है, परीक्षा का समय भी इसमें ही आता है। तो यानी पूरा का पूरा जो सत्र है वो किस प्रकार की विधियों के दौरान गुजर रहा है, वो सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती है। यदि अपन बात करें तो अगला कारक है संगठन कारक। संगठन कारक, अब संगठन कारक में जो शिक्षार्थी का अधिगम है वो शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और विद्यालय, इनका एक संगठन है। उसमें विद्यालय की समय सारणी से लेकर शिक्षक शिक्षार्थी के व्यवहार, विषय वस्तु की उपयोगिता, यानी सभी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। देखिए सभी की सभी चीजें
बहुत अच्छी है, पर समय सारणी खराब है तो वहां पर भी अधिगम प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए पूरा का पूरा जो संगठन है वो सुचारू रूप से चलना चाहिए, तभी बालक है वो अच्छे से अधिगम कर पाएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए, सामाजिकता से संबंधित, सामाजिकता से संबंधित जो बालक का व्यवहार है वो भी अधिगम प्रभावित करेगा। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। अब जो बहिर्मुखी बालक होते हैं वो अति सामाजिक होते हैं। वो बालक अपने आप के ज्ञान को दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से यदि बालक का व्यवहार है तो वहां पर वह बालक अधिगम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस प्रकार का ध्यान भी शिक्षक को रखना चाहिए कि बालक को किस प्रकार से मोटिवेट करते हुए उसको अधिगम तक लेकर जाना है। तो ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर बन जाते हैं कि किस किस प्रकार से कौन कौन से कारकों को अपने को लेकर चलना है। जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। उसी के साथ अपन बात करते हैं अधिगम के नियमों की। मैं जानती हूं कि अधिगम के नियम विशेष तौर पर या स्पेशली आपके सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, तो इसलिए अपन थोड़ी सी चर्चा उसके संबंध में करेंगे। अधिगम के जो नियम है या जो सीखने के नियम है वो किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। और थॉर्नडाइक जो है वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के नियम बताए गए थे। कुल 8 नियम थे, जिनमें से जो मुख्य नियम वो थे 3। और मुख्य नियमों के तीनों नियमों में यदि अपन बात करें तो जो नियम है, पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा नियम अभ्यास का नियम या श्रम का नियम भी कह सकते हैं, अभ्यास या श्रम का नियम। तीसरे नियम की बात करें तो इन्होंने नाम दिया है प्रभाव, इसको अपन परिणाम का नियम भी कह सकते हैं। तो प्रभाव या परिणाम का नियम ये हो सकता है। ये तो इनके द्वारा दिए गए हैं मुख्य नियम। उसके बाद यदि अपन बात करें कुछ गौण नियमों की, तो इन्होंने गौण नियम कौन कौन से बताए हैं सीखने के संबंध में। तो देखिए, इनमें माना जाता है पहला जो नियम है वो है बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा आंशिक क्रिया का नियम। यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, आंशिक क्रिया का नियम है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अपन विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो उसके लिए तत्पर होना आवश्यक है, यानी उसके लिए प्रेरित होना आवश्यक है। उसके बाद अपन उसके संबंध में व्यवहार करें और यानी उसका बार बार अभ्यास करें, फिर उसका परिणाम लिया जाता है। तो इसके लिए आवश्यक क्या रहता है कि विषय वस्तु छोटी व रुचिकर होनी चाहिए, यानी अंशों में बंटी हुई होनी चाहिए। उसके बाद यदि अपन बात करें तो मनोवृत्ति का नियम आ जाता है, मनोवृत्ति का नियम आ जाता है। उसके बाद आत्मीकरण का नियम आ जाता है, आत्मीकरण का नियम आ जाता है। और उसके बाद अंतिम यदि 5वें नियम की बात करें तो वो साहचर्य परिवर्तन का नियम भी आ जाता है, परिवर्तन का नियम। तो इस प्रकार से अधिगम के प्रमुख नियमों की बात करें तो किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। इन्होंने कहा कि अधिगम करने के यानी सीखने के भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। उन नियमों में यदि अपन देखें तो 5 तो कौन से नियम है? गौण नियम है और 3 नियम मुख्य नियम माने जाते हैं।
बालक किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान ग्रहण करे, इसके लिए आवश्यक है कि वह सबसे पहले तो विषय वस्तु के प्रति तत्पर हो, सीखने के लिए तैयार हो। और जब वह सीखने के लिए तैयार है तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। वो कितना भी अच्छा सीख ले, यदि उसका अभ्यास नहीं किया गया तो वह विषय वस्तु को भूल जाएगा। विषय वस्तु ज्यादा समय तक उसके मन में स्थायी रूप से नहीं रहेगी। उसके बाद आप उसको कहाँ तक अपनाते हो। यदि आपने उसको जीवन में उतार लिया तो उसका परिणाम, उसका प्रभाव बहुत समय तक रहेगा, विषय वस्तु का ज्ञान स्थायी हो जाएगा। ये तो है मुख्य नियम। इसके माध्यम से यदि आपने इन तीनों चीजों को ले लिया है तो आप विषय वस्तु को अच्छे से सीख सकते हैं। उसके बाद बहु प्रतिक्रिया, एक बालक एक कार्य के प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं करता है। यदि वह सही अनुक्रिया कर जाता है तो उस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। विषय वस्तु छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर वह लेता है और मनोवृत्ति सकारात्मक हो तो ही सीख पाएगा। अब किसी कक्ष में बहुत ही अच्छा शिक्षण कार्य चल रहा है, परंतु बच्चा ऐसे सोच रहा है ये क्या पढ़ा रहा है, ये तो इसको कुछ आता नहीं है, यानी नकारात्मक मनोवृत्ति है, तो वह सीख नहीं पाएगा। आत्मीकरण, वो कितना उसे अपना रहा है। साहचर्य परिवर्तन का मतलब है कि बालक कक्ष में सीखी गई बातों का बाहर प्रयोग कितना करता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये थे कुल सीखने के नियम। उसके बाद अपन बात करते हैं अधिगम के सिद्धांतों की। तो अधिगम के सिद्धांतों की यदि टेबल की बात करें तो अधिगम के सिद्धांत, शॉर्ट एंड स्वीट, थोड़ी सी बात यहां पर आज की क्लास में अपन करेंगे, बाद में आगे अपन उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं उनको अपन सामान्यतः 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। मोटे तौर पर तो 2 ही भागों में अपन बांटते हैं। कौन कौन से? देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। कुछ तो ऐसे सिद्धांत है जिसमें उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया की जाती है, और कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया के जो सिद्धांत हैं उनमें यदि अपन देखें तो ये भी 2 प्रकार से बंटे हुए होते हैं। कौन से? पुनर्बलन सिद्धांत और अपुनर्बलन सिद्धांत। ठीक है, पुनर्बलन सिद्धांत और अपुनर्बलन सिद्धांत, ये भी 2 भागों में बंटे होते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये कौन कौन से? तो क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत, क्लासिकल का मतलब हुआ परंपरागत संज्ञानात्मक सिद्धांत, और दूसरा आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये भी आगे जाकर 2 भागों में बंटे हुए हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया, पुनर्बलन, अपुनर्बलन, और संज्ञानात्मक में क्लासिकल यानी परंपरागत संज्ञानात्मक व आधुनिक संज्ञानात्मक। देखिए, पुनर्बलन सिद्धांत में यदि अपन देखें तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत इसी में आता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है, स्किनर का सिद्धांत इसी में आता है, पावलोव का सिद्धांत इसी में आता है, हल का सिद्धांत इसी में आता है, हल का सिद्धांत, मिलर का सिद्धांत इसी में आता है। ये सारे के सारे पुनर्बलन वाले सिद्धांत माने जाते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें तो अपुनर्बलन वाले सिद्धांतों की, तो वाटसन का सिद्धांत इसी में आता है, गुथरी का सिद्धांत इसी में आता है, और इसके साथ साथ एक एस्टस का सिद्धांत भी आता है, वो अपुनर्बलन वाले सिद्धांतों में गिना जाता है। उसके बाद यदि अपन बात करें
क्लासिकल थ्योरी की। तो उसमें जो आते हैं वो वर्दिमर कोफ का कोलर का जो सिद्धांत है वो इसी में आएगा, मैंने एक ही नाम लिखा है। उसके साथ साथ जो पियाजे हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, वो क्लासिकल थ्योरी है। तो अपन मान सकते हैं कि पियाजे का सिद्धांत भी इसी में आएगा। उसके साथ साथ टोलमैन का जो सिद्धांत है वो भी क्लासिकल थियरी है, तो वो भी इसी में आएगी। ठीक है, तो क्लासिकल थियरी यानी क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत में किस किस के सिद्धांत लिए जाते हैं? वर्दिमर, पियाजे, टोलमैन, और वर्दिमर के साथ कॉलर कोफ का भी आ जाते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें तो आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की, तो उसुबेल या आसुबेल जो आते हैं उनका सिद्धांत इसके अंतर्गत आएगा। ब्रूनर का सिद्धांत जो है वो आधुनिक संज्ञानात्मक में जाएगा, और बांडुरा का सिद्धांत जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये थे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, जिनको अपन उद्दीपक, अनुक्रिया व संज्ञानात्मक सिद्धांतों में बांटते हैं, और ये जाकर आगे दो दो भागों में बढ़ते हैं। कौन कौन सा किस में जाएगा ये चीज अपनों ने देखी है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, आ जाइए सिलेबस पर। हमने मोटा अधिगम का पूरा परिचय देख लिया है, अधिगम की संकल्पना और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए। अब ये जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनके बाद अपन बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों की। और सिद्धांतों में यदि अपन देखें तो सिद्धांतों के बाद जो चलती है, मुख्य चीज चलती है, वो उसकी कठिनाइयां ही रह जाती है। सिद्धांतों में उन सिद्धांतों के संबंध में जो चिंतन आता है, जो तर्क आता है, वो सारी की सारी इसके साथ साथ चलेगी। तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत है, और सिद्धांतों में यदि अपन सिलेबस की बात करें तो व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत, और ये जो वर्दिमर कोफ का व कोलर का सिद्धांत है, वो आपके यहाँ महत्वपूर्ण रूप से चलता है। तो इन सिद्धांतों को भी अपन देखेंगे, परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।